हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट केस स्टडी है। टॉपिक इसका पोलराइजेशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आपने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा होगा। तो वीडियो की शुरुआत में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी कि व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, कुछ ज़्यादा नहीं, कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स में फ़र्क क्या होता है, जैसे कि पोलर एंड नॉन पोलर। तो शुरुआती डिस्कशन के बाद मैं इस केस स्टडी को सॉल्व करूंगा। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने। थैंक यू वेरी मच। जो मेरी अगली केस स्टडी की आप वेट करें और केस स्टडी को पेशेंस से सुने, आराम से, राइट। लाइन बाय लाइन चलते हैं इसके अंदर और बहुत धीरे धीरे हम लर्न करते हैं। तो केस स्टडी आसान होती है लेकिन पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस के साथ केस स्टडी को अप्रोच करें, इसमें जल्दबाजी ना मचाएं, नहीं तो आप केस स्टडी से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। थैंक यू। ऑल राइट, तो ये न्यूमेरिकल करेंगे अब हम। दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन द टॉपिक ऑफ पोलराइजेशन। तो ये केस स्टडी है, लेकिन ये केस स्टडी में एक डिफरेंस है कि ये थ्योरी बेस्ड केस स्टडी है, ये न्यूमेरिकल नहीं है एक्चुअली। तो अगर आपने डिटेल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ये बड़ी आराम से कर लेंगे। डेफिनेशन पे आधारित है। डेफिनेटली क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत इजी होता है अगर आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ी हुई है। तो कुछ केस स्टडीज न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, कुछ केस स्टडीज न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ये वाली थ्योरी बेस्ड केस स्टडी है। आइए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। और टॉपिक मैंने आपको बता दिया, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर है। डाइलेक्ट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी बोलते हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Dielectric with polar molecules also develop a net dipole moment in external field। तो डाइलेक्ट्रिक को जब एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो इट डेवलप्स अ नेट डाइपोल मूवमेंट, बट फॉर अ डिफरेंट रीजन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल external field, the different permanent dipole are oriented randomly due to thermal agitation, so the total dipole moment is zero। बिल्कुल सही बोला। डाइपोल जो होते हैं वो होता है परमानेंट जब लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो उनका सम जीरो आता है। और जब एक्सटर्नल फील्ड लग जाता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे डाइपोल्स आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड लगाने से आप डाइपोल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, राइट। और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट करता है लेकिन क्योंकि इधर उधर डायरेक्शन होती है इसलिए नेट उसका आंसर जीरो आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ताकत होती है कि इसको घुमा के वो एक डायरेक्शन में ले आता है, इसलिए यू कैन सी अ नेट डाइपोल। तो कॉन्सेप्ट इज पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। और देखिए पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, जबकि देर आर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उनके अंदर तभी शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होता है प्लस और माइनस जब एक्सटर्नल फील्ड लगता है। जैसे एक्सटर्नल फील्ड हटता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाते हैं और कोई उनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता परमानेंट। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक में आप दोनों टाइप के मॉलिक्यूल रखते हैं जब आप स्टडी करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो वाला है जहां पे डाइलेक्ट्रिक जो है इट हैज बीन एक्सपोज टू अ पोलर मॉलिक्यूल। अ पोलर मॉलिक्यूल हैज बीन एक्सपोज्ड, राइट, टू अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू फैक्टर्स। डाइपोल potential energy in the external field tending to align the dipole mutually opposite with the field and thermal energy। तो कितनी अलाइनमेंट होगी डाइपोल की वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया है वो किस एक्सटेंट तक उस डाइपोल को अलाइन कर देगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी ताकत पे डिपेंडेंट है। और दूसरा डिसरप्शन की ताकत है, थर्मल हीट की वजह से जो थर्मल एनर्जी है वो डाइपोल को अलाइन नहीं होने देना चाहती। तो वो चाहती है कि डाइपोल जो है वो
इधर उधर फिर से डायरेक्शन दे दे, तो दो ऑपोजिंग फोर्सेस एक तरह से आपस में जो लड़ती हैं डाइपोल की फाइनल जो अलाइनमेंट है उसको निकालने के लिए. There may be in addition an induced dipole moment effect as for non-polar molecules, but generally the alignment effect is more important for polar molecules. अब देखिए इन्होंने बोला induced dipole moment effect, लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर है. मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अपना कोई डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है. जब वो एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं तभी डाइपोल मूवमेंट होता है, और उसके बाद जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं वो डाइपोल मूवमेंट खत्म हो जाता है. लेकिन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो तो बेसिकली आप अपना डाइपोल मूवमेंट रखते हैं, लेकिन क्योंकि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उनका असर नजर नहीं आता और जीरो रहता है उनका, राइट. तो thus in either case whether polar or non-polar a dielectric develops a net dipole moment in the presence of an electric field. The dipole moment per unit volume is called polarization. तो चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो, इट हैज टू डेवलप अ डाइपोल मूवमेंट. ये तो पक्का है, राइट. अब वो क्वालिटी क्या है कि डाइपोल मूवमेंट जो पोलर मॉलिक्यूल में होता है तो वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर हैं उसके अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते हैं तो वो गायब हो जाता है. ऐसा उसके अंदर नहीं होता पोलर के अंदर. लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस दोनों में जरूरी है, और जो पर यूनिट वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट पैदा होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन. तो आइए अब एक एक करके न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रैंडम डायरेक्शन. देखिए ये तो गलत है बिल्कुल. रैंडम डायरेक्शन तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनमें जैसे वाटर है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें कैंसलेशन होती है, नेट चार्ज जो है जीरो रहता है. वाटर में नेट चार्ज जीरो नहीं होता है. अब पोलराइजेशन की, तो ये ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन रैंडम डायरेक्शन तो देखी जाती है पोलर मॉलिक्यूल में, इसका पोलराइजेशन की डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है. ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट की ओरिएंटेशन, ओके दिस लुक्स क्लोज, बट अगर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके देन लेट्स टॉक अबाउट चॉइस नंबर बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. ये थोड़ा इसके हिसाब से मैच करता है. चेंज इन पोलैरिटी ऑफ एवरी डाइपोल, ऐसा कुछ भी नहीं होता. देखिए अगर एक डाइपोल इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है माइनस और प्लस, राइट, तो पोलैरिटी का चेंज, रिवर्स हो जाना इज नॉट पोलराइजेशन, राइट. चेंज इन पोलैरिटी ऑफ एवरी डाइपोल मतलब जो माइनस प्लस है वो प्लस माइनस बन गया. इस तरह का तो कोई प्रोसेस हमने इस केस स्टडी में देखा नहीं है. आई थिंक द क्लोजेस्ट आंसर विच टू मी विच इज देयर इज द, अगर मैं केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्टली जाऊं, my answer would be dipole moment per unit volume will be called as polarization. Okay, calculate the polarization vector of the material which has 100 dipole per unit volume in a volume of 2 unit. तो देखिए polarization vector, अगर आपको इसकी definition आती है तो बहुत आराम से कर लेंगे. So this is dipole moment 100 multiply by 2, right, volume, जो डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है तो ये आ गया आपका आंसर 200 ए. अब पोलराइजेशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ पोलराइजेशन वेक्टर, इसके बारे में बात करूंगा मैं. लेकिन आप इधर देखिए कुछ भी पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में कुछ था नहीं कुछ खास. द टोटल पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल इज द टोटल, इज इट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन? नो. इज इट सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन? कह सकते हैं कि जो टोटल पोलराइजेशन है, जैसे कि आप पोलर मॉलिक्यूल को देखिए, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एक इनहेरेंट
पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट होता है जो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होता है, और सारे क्योंकि रैंडम होते हैं तो नेट इफेक्ट जीरो आता है, और तो इनहेरेंट होता है। प्लस जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो भी इसको एक ओरिएंटेशन मिलती है, तो और इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट भी मिल जाता है। तो दो डाइपोल मूवमेंट होते हैं पोलर इलेक्ट्रिक्स के अंदर ओके। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 5th को देखें, 5th पार्ट को अगर आप देखें, तो 5th पार्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है कि कितने टाइप के पोलराइजेशन है। देखिए, सो यू कैन सी द पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉनिक होती है जब एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पॉजिटिव इधर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए चार्ज की, सच अ सिचुएशन इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। आयनिक के अंदर जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका, राइट, आपने इसको एक्सपोज करा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और दोनों ये अलग अलग हो गए, तो दिस इज आयनिक पोलराइजेशन। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा इन द केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ओरिएंटेशनल, मतलब आपने जो इंड्यूस करा डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने पे, वो रैंडम जितने भी डाइपोल्स थे वो ऑर्गेनाइज हो गए अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑलराइट, तो देखिए इस केस स्टडी के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो देयर इज अ मेंशन ऑफ टेम्परेचर, जो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट है, तो ये जो पोलराइजेशन टाइप है विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज ओरिएंटेशनल। क्योंकि देखिए ओरिएंटेशनल में डाइपोल मूवमेंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के बाद शुरू है, लेकिन उसको खराब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए टेम्परेचर भी होता है। तो फाइनल ओरिएंटेशन डाइपोल मूवमेंट कितना होगा ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि टेम्परेचर हैज द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द पोलराइजेशन इफेक्ट। तो ओरिएंटेशनल को असर पड़ता है टेम्परेचर से, बाकी जितने भी टाइप्स हैं उनको असर नहीं पड़ता है। इंटरफेशियल शायद हमारे कोर्स में नहीं है, इसके बारे में हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक बेसिक है, आयनिक बेसिक है, और ओरिएंटेशनल तो इस केस स्टडी में दिया ही हुआ है। बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में इन्होंने बता रखा है कि उसकी जो फाइनल ओरिएंटेशन है वो टेम्परेचर से भी डिसाइड होती है। तो इसका आंसर रहेगा ओरिएंटेशन। थैंक यू वेरी मच। तो केस स्टडी डेफिनेटली लंबी है क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा है, इसको पूरा रीड भी करा है लाइन बाय लाइन, तो डेफिनेटली लंबी हो गई, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करनी है थोड़ी, इसलिए थ्योरी की काफ़ी प्रैक्टिस करके जाइए पोलराइजेशन के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 4th, आई थिंक प्रोबेबली सबसे आसान है। डाइपोल्स आर क्रिएटेड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक, राइट, वैक्यूम में रखने से नहीं बनते ये, मैग्नेटिक फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये केस स्टडी समझ में आई है। कुछ इसके अंदर एलिमेंट थे जो ज़्यादा थे हमारे कोर्स से, बट फिर भी पोलराइजेशन बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि केस स्टडी आने की बहुत संभावना है। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए केस स्टडी बनती है इसके ऊपर। न्यूमेरिकल की आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग न्यूमेरिकल, तो ज़रूर पढ़ के चाहिए इसको। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।